Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। और आज के इस क्लास में हम लोग गार्नर बनाम मरे का रूल देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसको मरे हम लोग कहते हैं, कुछ मुरे पढ़ते हैं, तो जो भी आप पढ़ो वो मैनेज कर लेना। तो गार्नर और मरे का जो रूल है वो कहाँ पर अप्लीकेबल होगा, किसके लिए यूज़फुल होगा, तो मैं बता दूं कि यह क्लास जो है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम का पार्ट 1 यानी कि पहला ईयर में जो हैं उनके लिए अकाउंट्स में ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है। तो पहले ये समझते हैं कि ये गार्नर और मरे जो थे ये कौन थे, क्या है और इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, उससे भी पहले जो है यह सभी बोर्डों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो आप मगध यूनिवर्सिटी से हो, पटना यूनिवर्सिटी से हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह जो है यूज़फुल होने वाले हैं। तो देखो, गार्नर और मरे कौन थे इसके बारे में समझते हैं। यह टॉपिक जो है आपका इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्लास 11th में आप सभी ने पढ़ा होगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि दिवालिया हो जाना, दिवाला हो जाना। अब ये दिवाला शब्द क्या होता है, तो सोचो, मान के चलो कि आपको सपोज डैट आप एक व्यक्ति को जानते हो, कोई ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, सॉरी, कोई ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति को, ये ए है, इस व्यक्ति को देना था बी को 500 रुपीज़। ए को बी को देना था 500 रुपीज़, बट ए इज़ अनेबल टू पे 500 टू बी, यानी कि ए जो है बी को 5000 रुपये देने में असमर्थ है। तो अब क्या किया जाएगा, ये पूरे अपना असेट्स जितने भी इसके नाम पे संपत्ति होगा, इसके नाम पर वो सभी संपत्ति को बेच करके बी को पैसा देगा। यदि फिर भी नहीं दे पाता है तब इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट कहा जाता है। यानी कि इस दशा में, इन दिस सिचुएशन ए बिकम इंसॉल्वेंट। यह क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो मैं इंसॉल्वेंट का बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, तो गार्नर और मरे का जो रूल है यह हमारा इंसॉल्वेंट टॉपिक से रिलेटेड है। क्लास 12th में आप सभी ने बनाया होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये डिसोल्यूशन हमें कब करना पड़ता है, जब फर्म को हम बंद कर देते हैं, यानी कि फर्म को हम आगे कंटिन्यूस हम नहीं चलाना चाहते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे फर्म का असेट्स थे, जितने भी फर्म्स के लायबिलिटीज थे, वो सभी को हम रियलाइज़ करते हैं। असेट्स को बेच करके लायबिलिटी वाले को पैसा का भुगतान करते हैं। लेकिन यदि मान के चलो वहाँ पर जब असेट्स को बेच करके लायबिलिटी का जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कोई पार्टनर होगा, है ना, उसमें तो डिसोल्यूशन तो पार्टनरशिप का ही होता है ना। तो कोई पार्टनर ऐसे हुआ, कोई पार्टनर ऐसा था जो लायबिलिटी का पेमेंट करने में असमर्थ रहा। ठीक है, तो उसे कहा जाता है डिसोल्यूशन, तो उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट। अब जब इंसॉल्वेंट हो गया तो कैसे उसका अमाउंट को पे करेगा, यही बात आपको पढ़ने हैं पूरे इस वीडियोस के अंदर। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये गार्नर और मुरे का जो रूल है 1903 में अप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, यह लगा था, स्टार्ट हुआ था 1903 में, बट 1904 से जो है यानी कि 1904 ईस्वी से जो है इस पे अमल करना प्रारंभ कर दिया गया। तो देखो, नॉर्मल सी दशा में बताते हैं, सपोज डैट ए, बी और सी ये फर्म में पार्टनर थे। ठीक है, यदि बी इंसॉल्वेंट हो गया और ये लोग रियलाइजेशन जब बनाए थे, क्योंकि डिसोल्यूशन में हम लोग को क्या बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। तो ये तीनों को मान के चलते हैं कि 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, ये तीनों का लॉस हो गया। ठीक है, ये तीनों का लॉस हो गया। प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिक क्लियर दे देंगे, अपना पेमेंट कर देंगे। लेकिन लॉस हो गया तो इस दशा में ए के हिस्सा में आ रहा है 1000 रुपये, यानी कि ए को 1000 रुपया देना था, बी को भी 1000 रुपये देने थे, सी को भी 1000 रुपये देने थे।
तो अब ये बी इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि बी तो अब 1,000 रुपया नहीं दे सकता है। तो इस दशा में इस 1,000 रुपये को कौन बियर करेगा, यानी कि इस 1,000 रुपये को कौन देगा? तो आपका जवाब होना चाहिए रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे। इंसॉल्वेंट यानी कि जो दिवाला हो गया, इनसॉल्वेंट यानी कि जो दिवाला हो गया, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है जो अभी भी अस्तित्व में है, ठीक है, ये देने में असमर्थ है। बट ए एंड सी आर अनेबल, ए एंड सी जो है एबल टू पे, है ना। तो ए और सी जो है पे करेंगे, किसका? अपना खुद का अमाउंट भी पे करेंगे, सी भी अपना खुद का अमाउंट पे करेगा और साथ ही साथ बी का भी अमाउंट को पे करेगा, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर ये उठता है, यानी यहाँ से हम लोगों को एक बात समझ में आया कि यदि कोई फर्म में पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो रिमेनिंग जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे वो इंसॉल्वेंसी के अमाउंट को बियर करेंगे। आई बात समझ में? अब सोचना यह है कि इसका जो अमाउंट का जो बियरिंग होगा, यानी कि 1,000 रुपया, ए कितना देगा? क्या ए 500 रुपये देगा, बी सी 500 रुपये देंगे, या ए जो है वो 800 रुपया देगा, बी सी जो है आपका 200 रुपया देगा? अब ये ए कितना रुपया देगा और सी कितना रुपया देगा, इसकी बात है देखो। तो नॉर्मली साधारण स्वरूप जो होता है, बी का जो भी अमाउंट था 1,000 रुपये, ठीक है, और चूंकि ए बी सी फर्म में पार्टनर बने थे तो ये लोग एक PSR बनाए होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाए होंगे, है ना। तो जो PSR होगा, मान के चलते 1:1:1 या मान के चलो कि 2:2:1 जो भी था, तो ये अपना PSR पर बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर बांटेंगे, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जहाँ पर गार्नर और मुरे का रूल अप्लीकेबल हो जाए, तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि गार्नर और मुरे का रूल अप्लीकेबल होगा? तो आपके सवाल में कहेगा कि यहाँ पर गार्नर बनाम मुरे का जो है रूल अप्लीकेबल है, तब वहाँ पर आपको जो है नियम में चेंज करना होगा। आई बात समझ में? तो वहाँ पर आपको नियम में चेंज करना होगा, स्लाइटली थोड़ा सा चेंजेस करना होता है, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। और ये गार्नर बनाम मुरे का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलो इसका एक हिस्ट्री देखते हैं। तो इसका हिस्ट्री देखते हैं। एक फर्म में 3 पार्टनर हुआ करते थे, ये सच्चाई बात बता रहा हूँ। एक फर्म था जिसमें 3 पार्टनर हुआ करते थे। आई बात समझ में? कितने पार्टनर हुआ करते थे? 3 पार्टनर हुआ करते थे। जो पहला पार्टनर था उसका नाम था गार्नर, ठीक है, पहला जो पार्टनर था उसका क्या नाम था? गार्नर। दूसरा जो पार्टनर था उसका नाम था मुरे, दूसरा जो पार्टनर था उसका क्या नाम था? मुरे। और तीसरा जो पार्टनर था उसका नाम था विल्किंस। ये याद रखना, ठीक है, विल्किन। ये 3 पार्टनर हुआ करते थे। पहले की बात कर रहा हूँ, चूँकि 1903 में एप्लीकेबल हुआ तो 1903 के पहले की बात कर रहा हूँ। गार्नर, मुरे और विल्किंस ये 3 पार्टनर हुआ करते थे। एक समय ये तीनों को मिल करके फर्म को बंद करने चाहें, ठीक है, ये तीनों जो है फर्म को बंद करना चाहें। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था, PSR जो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हुआ करता था, यानी कि ये लोग अपना प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये लोग क्या किए थे? फर्म को बंद कर रहे थे। फर्म को ये लोग क्या कर रहे थे? बंद कर रहे थे। तो क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन करना पड़ता, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता। लेकिन बंद करते समय मालूम चला इन लोगों को फिर यह बंद क्यों करना पड़ा वो जानो। तो विल्किंस जो था, विल्किंस यह इंसॉल्वेंट हो गया था। और चूंकि आपको मालूम होगा, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, कोई भी जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वह कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है ना। इंसॉल्वेंट ऑफ एनी पार्टनर बिकम्स ए कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जब भी कोई फर्म में पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका परमानेंटली आपको जो है फर्म बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा। तो गार्नर, मुरे और विल्किंस ये 3 पार्टनर थे। विल्किंस जो था इंसॉल्वेंट हो गया था तो ऑब्वियसली फर्म को बंद करना पड़ता। तो जब फर्म को बंद करना पड़ा तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सभी का लॉस हुआ। ये ध्यान में रखना कि रियलाइजेशन अकाउंट, विल्किंस, ये जो है गार्नर, मरे और विल्किंस वाला जो रूल है,
तभी एप्लीकेबल होता है जब फर्म में जो पार्टनर का लॉस जाए। जो भी पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो रहा था, विल्किंस स्पेशली लॉस हो रहा था, तो इसको लॉस होना चाहिए, जो इंसॉल्वेंट होंगे उसे लॉस होना चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। दूसरा, यदि आपका जो है पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ होगा, ध्यान से सुनना, यदि आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ होगा तब ये रूल अप्लाई होगा। यानी कि जब पार्टनरशिप डीड बना हुआ रहता है तब गार्नर बनाम मोरे वाला जो रूल है वह अप्लीकेबल नहीं होता है। तो वहाँ पर अप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का कारण है। देखो, यदि आप एग्रीमेंट किए होगे, पार्टनरशिप डीड बनाए होगे, तो वहाँ पर आपने सारे बात लिखे होंगे। एक कंटेंट में आपने पढ़ा होगा कि जब पार्टनरशिप फर्म बनता है तो उसके पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे कंटेंट लिखे जाते हैं। तो उस कंटेंट में आपने ये भी लिखा होगा कि यदि डिसोल्यूशन होगा तो कौन से पार्टनर को कैसे बियर करना होगा, सहना होगा। आई बात समझ में? उसी की वजह से यदि पार्टनरशिप डीड बना हुआ रहेगा तो गार्नर बनाम मोरे वाला रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ पर होता है अप्लीकेबल? जहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और आपके सवाल में गार्नर बनाम मोरे वाला रूल जो है वो कहेगा अप्लीकेबल है, तभी आपको लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ था? विल्किंस का लॉस हुआ था। कोई छोटा सा डेटा मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ये तीनों को 1000 रुपया, 1000 रुपया और 1000 रुपये देने थे, ये तीनों को। ठीक है, यानी कि टोटल जो है उस फर्म का, गार्नर बना मोरे और विल्किंस जो फर्म में काम कर रहे थे, वो फर्म को 3000 का लॉस हुआ था। तो अब बताना, इस 3000 रुपये को क्या करना पड़ेगा? जो लायबिलिटी होगा, 3000 का लायबिलिटी होगा, क्रेडिटर्स होंगे, उस क्रेडिटर्स का तो भुगतान करना ही था, है ना? क्रेडिटर्स का तो पेमेंट करना ही था। मान के चलो कि आप, आपके दोस्त और आपके 2 दोस्त और मिलकर के, 3 दोस्त आप लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और हमसे 5000 रुपये का या 3000 रुपये का आपने उधार लिया था। अब आप लोग भले लॉस में जा रहे हो, लेकिन मुझे जो 3000 रुपये का मैंने आपको दिया था उसको तो आपको देना पड़ेगा हमें, है ना? तो वो देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था? विल्किंस जो था इंसॉल्वेंट हो गया था और विल्किंस से कितने रुपये देने थे? विल्किंस को 1000 रुपये देने था। लेकिन अब विल्किंस कहता है कि देख भाई, हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो अब हम तो पैसा देने से रहे, अब हम पैसा नहीं देंगे। तो अब गार्नर और मोरे को भी थोड़ा सा आ गया था यहाँ पर गुस्सा। क्यों गुस्सा आ गया? विल्किंस कहता है, विल्किंस क्या बोला कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम पैसा नहीं देंगे। तो गार्नर और मोरे, ये कब की बात कर रहे हैं? 1903 की पहले की बात कर रहे हैं। तो गार्नर और मोरे कहता है कि तुम्हारा पैसा हम क्यों दें, तुम्हारा पैसा हम क्यों दें, तुम्हारा 1000 रुपया हम क्यों दें? ये भी बात हुआ, हम क्यों दें, गार्नर और मोरे कहा। तो यहाँ पर बात अब ये हुआ, इसलिए ये तो इंसॉल्वेंट हो गया था, तो गार्नर और मोरे वाला ही कहानी बच गया। तो गार्नर और मोरे का यही रूल जो है अप्लीकेबल होता है अब। तो ये लोग क्या किए, एक कोर्ट में गए। आप लोग जब झगड़ा होता है तो कहाँ पर जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं, न्याय लेने के लिए। तो कोर्ट में गए ये लोग और कहें कि देखिए सर, बात है ऐसा कि ये जो विल्किंस था इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसका पैसा हम क्यों दें? ठीक है, तो वहाँ पर एक जज बैठे हुए थे। ऑब्वियसली कोर्ट में जज ही बैठे हुए होते हैं। तो उस जज का नाम क्या था? जोयस। ठीक है, जस्टिस जोयस। स्पेलिंग थोड़ा सा नोट कर लेना, आपको थ्योरी पर्पस के लिए काम आएगा। ठीक है, एक मिनट, जस्टिस जोयस। ठीक है, सॉरी, डबल ई नहीं होता, एक ई होगा, JOYCE, जस्टिस जोयस। तो इनके पास, जस्टिस जोयस के पास आए हैं गार्नर और मोरे और कहते हैं कि सर, हम विल्किंस का पैसा क्यों दें? ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, जोयस ने डिसीजन लिया। तो देखो, बात तो है, सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा स्थिति आज बना है, हो सकता है कि इन फ्यूचर और बिजनेस कोई करने वाले होंगे, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, तो ये स्थिति, एक इंसॉल्वेंट वाला केस और भी लोगों के पास जा सकता है, और भी लोगों के पास आ सकता है। तो हम ऐसा फैसला सुनाएंगे, एक ऐसा फैसला सुनाएंगे जो आने वाले सभी को जो है अप्लीकेबल होगा। सभी को क्या करना पड़ेगा? उस फैसले को मानना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये फैसले को मानना पड़ेगा। तो लगभग मैं बात कहता हूँ आपका 30 जून, ठीक है, 30 जून 1900 को, कब? 30 जून 19 को, 100 को इन्होंने एक फैसला डिक्लेयर किया। ठीक है, इन्होंने एक फैसला डिक्लेयर किया 30 जून 1900 का।
और वह जो फैसला था ना वही था गार्नर वर्सेस मुरे रूल। ठीक है, गार्नर और मुरे का जो डिसीजंस था, निर्णय जो था वो बताया गया। और उसके बाद से देखो ये नियम कब डिक्लेयर किए गए थे, रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया 1900 में, बट अप्लीकेबल कहाँ से हुआ 1903 या 1904 से। कोई कोई किताब में देखोगे तो 1903 में दिए हुए होगा, कहीं कहीं देखोगे तो 1904 दिए हुए होगा। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो तब से ये फैसला सुनाया गया और उस फैसला पर क्या कहा गया है सो सुनो। अब उस फैसला में क्या कहा गया, जस्टिस जोइस कहते हैं कि देखो इस 1000 का जो लॉस है विल्किंस का, उसे सहना पड़ेगा गार्नर और मुरे को ही, लेकिन आपको सहना है कौन से रेशियो में, पीएसआर पर नहीं सहना है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर नहीं बियर करना है। आपको किस पे बियर करना है, आपको कैपिटल पर बियर करना है। आई बात समझ में, किस पे, कैपिटल का रेशियो पर, बिफोर चार्जिंग, ठीक है, या बिफोर एडजस्टिंग डिसोल्यूशन लॉस, यानी कि डिसोल्यूशन का जो लॉस होगा उसको डालने के पहले। तो अभी ये क्या होता है, रिजर्व वगैरह जितने भी होंगे वो सब को डालने के बाद, डिसोल्यूशंस का पहले और रिजर्व्स को बांटने के बाद आपका जो प्रॉफिट, जो आपका जो रेशियो बनेगा ना, उस रेशियो पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस लॉस को बांटना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो फिलहाल ये तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो चलते हैं इस पे हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब चलते हैं एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चंस के अनुसार ही हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे ये क्या होता है। ठीक है, आप ये जो है डॉक्टर एस.के. सिंह का जो किताब है उसका इलस्ट्रेशन 1, उसकी मदद से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है बोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, बोर्ड को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमारा सवाल होंगे, यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होगा, यानी रियलाइजेशन का जो अकाउंट होगा, और यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो सवाल देखो क्या कहता है, सवाल को पहले यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। आओ सवाल में देखो तो आपका कह रहा है कि बैंक जो है 4000 रुपये है, बैंक जो है वह 4000 रुपये है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मशीन जो है वह 20,000 का है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं मशीन जो है वह 20,000 का। फिर आगे देखो क्या है, फर्नीचर 8,000 का है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया फर्नीचर 8,000 का। नेक्स्ट वी विल मूव, डेटर्स जो है वह 20,000 का है। वेरी गुड, कोई इशू नहीं है, ये हो गया हमारे पास 20,000 का। और यहाँ पर देखो बी का कैपिटल लिखे हुए होगा क्रेडिट, ये असेट साइड क्या कितना है 3,000। टोटल ऐड करके देखो तो आपका जो, हालांकि सवाल ही में बता रहा हूँ, तो 55,000 हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर इधर से आते हैं तो आपका क्रेडिटर है 32,000, क्रेडिटर 32,000। फिर आगे है ए का कैपिटल। ठीक है, ए का कैपिटल देखो कितना है, तो ए का कैपिटल जो है, ए का कैपिटल से पहले रिजर्व फंड है, तो यहाँ पर मैं रिजर्व फंड लिख दे रहा हूँ, रिजर्व फंड। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरएफ, यानी कि रिजर्व फंड कितना है 9,000 रुपया। फिर है आपका ए का कैपिटल, ए का कैपिटल देखो कितना है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। और बी का जो कैपिटल है वह है आपका 6,000 रुपये। टोटल ऐड करके देख लो, इधर से भी हो जाते हैं 55,000। ये आपका सवाल में कह रहा है। ठीक है, देखो नॉर्मली जिस प्रकार आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनेगा। तो चलते हैं नीचे, एडजस्टमेंट तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, बट एडजस्टमेंट को मैं आपको बता दूंगा पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना दे रहे हैं। चलते हैं, अब देखते हैं, ये कॉलम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। क्या सवाल है आपका, देखो द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बी, यानी कि पार्टनरशिप जो है बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है, बी इंसॉल्वेंट हो गया। और कहता है कि वह हु इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट टू द फर्म। अब बी जब इंसॉल्वेंट हो गया तो बी 1 रुपया भी देने में असमर्थ है फर्म को।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मशीन को रियलाइज़ किया गया था, अच्छा अब रियलाइज़ करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जितने भी इसमें असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उस सभी को रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। तो बस आपको क्या मान लो, दुनिया उल्टा है, ये कौन सा साइड है, लायबिलिटी, और ये असेट साइड, असेट साइड वाला, यानी कि हम शॉर्ट में आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे, ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो क्रेडिट वाले साइड को डेबिट में लिख देंगे, तभी तो उल्टा मानोगे ना। तो क्रेडिट वाले साइड को डेबिट में लिख दो, बैंक को छोड़ देना, बैंक नहीं लिखा जाता है। टू मशीन, ठीक है, मशीन कितना रुपया, 20,000 रुपया। उसके बाद फिर और टू फर्नीचर, जितने भी असेट्स हैं वो सभी का नाम लिखते चले जाओ। फर्नीचर कितना है, 8,000। उसके बाद फिर है टू डेटर्स, तो ये हो गया, टू डेटर्स कितने हो जाएंगे, 20,000। कोई इशू। आपका बी कैपिटल, कैपिटल तो रियलाइजेशन में नहीं जाता है। अब आते हैं ये डेबिट साइड, यानी कि लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड वाले को क्रेडिट में लिखो, यानी कि इधर बाय का उपयोग करते हैं, बाय क्रेडिटर। ये तो सबसे पहला काम होता है, ये क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। आरएफ यानी कि रिजर्व फंड का बंटवारा जो होता है, रिजर्व फंड तो आपका कैपिटल, ये क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन में जाता नहीं है, वो तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। उसके बाद ये कैपिटल है तो कैपिटल का कहानी है, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत। अब सवाल आगे देखो, क्या कहता है कि मशीन को जो है 15,000 में रियलाइज कर दिया गया, मशीन को कितना में रियलाइज कर दिया गया, 15,000 रुपये में। और उसके साथ साथ फिर कहता है कि आपका फर्नीचर को जो है 3200 में रियलाइज कर दिया गया। मशीन को 15,000 में रियलाइज कर दिया गया और फर्नीचर को जो था, मशीन को 15,000 में रियलाइज कर दिया गया, फर्नीचर को 3200 में रियलाइज कर दिया गया। अभी भी बच रहा है डेटर्स, डेटर्स का देखो कितना में रियलाइज करने को कहता है, और कहता है कि ओनली 12,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, और डेटर्स से सिर्फ 12,000 ही रिकवर हो पाया। तो चलो ये हो गया 12,000, टोटल ऐड कर दो 15,000, 3,200 और 12,000 को यदि ऐड करोगे तो 30,400 रुपये हो जाएंगे। सॉरी 30,000 आपका जो है, हाँ मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0 0 यहाँ पर 2 5 10 2 1 3, 30,200, सॉरी 30,200 हो जाता है। तो डेबिट साइड लिखते हैं, टू बैंक के नाम से लिखा जाता है, क्लास 12th में इतना तो पढ़े हो गया है ना। तो कितना, 30,200 रुपये, क्लियर। अब चलते हैं असेट्स में, तो आपका सारा हो गया ना। बैंक, ये क्या बोलते हैं, बैंक तो जाता नहीं है, मशीन हो गया 15,000 का, फर्नीचर हो गया 3200 का, डेटर्स भी हो गया 12,000 का। अब इधर से देखते हैं, क्रेडिटर है 32,000 का, तो 32,000, सॉरी ये तो, लेकिन ये साइड लिखा जाएगा ना, ये तो इधर लिखा जाता है बाय बैंक, 30,200। अब क्रेडिटर को ये साइड लिखते हैं टू बैंक के नाम से। तो देखो क्रेडिटर के बारे में क्या कह रहा है, क्रेडिटर को कहता है कि क्रेडिटर वेयर पेड एट द डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर को 5% का डिस्काउंट पर पे कर दिया गया। तो क्रेडिटर था 32,000, 32,000 का 5% 1,600, 32,000 में 1,600 घटा दो तो आपके पास 30,400 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 30,400 रुपये। चलो हमने तो सभी को जो है रियलाइज भी कर दिया। अब आगे क्या कहता है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ फर्म। अब नेसेसरी अकाउंट बनाने को कहता है, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, यहाँ पर लोन का कोई जिक्र है नहीं इसलिए लोन अकाउंट नहीं बनेगा, उसके बाद डायरेक्ट बैंक अकाउंट बन जाएगा। ध्यान में रहे यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनता है, बैंक अकाउंट ही बनता है, और बैंक का डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गया तो आपका बना हुआ सही हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। देखो तो इधर से यदि आप देखोगे तो 20,000, 8,000, 20,000 और 30,400 को यदि जोड़ोगे तो 78,400 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 78,400 हो जाएंगे, ठीक है। अब उधर से आते हैं 32,000 और 30,200 को 78,400 में घटा दो तो आपका ये साइड कम हो जाएगा बाई। तो इधर हम लोग लॉस हो गया ये साइड, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पूरे जब हम फर्म को बंद कर रहे हैं तो कितना कितना का लॉस हो रहा है,
तो पूरे 78,400 में 32,000 और 30,200 को घटा दोगे तो आपके पास जो लॉस हो जाएगा वो हर किसी का 5400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जिक्र नहीं किया गया है कि आपका पार्टनर जो है वो कौन से रेशियो में बांट रहा है। जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम कौन से अनुपात में बांट देते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं, है कि नहीं। तो आपका जो है कितना मैंने बोला था 78,400, इसमें से आपको मैंने बोला 32,000 और 30,200 को घटाना है, तो ये दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 62,200 00261 16,200, यानी कि लॉस कितना हुआ 16,200। अब इसको बराबर बराबर बांटना है, तो 16,200 को भागा 3 कर दो, ठीक है, तो कितना 5 बार में आपका हो जाएगा 15, 1 2 4 बार में 12, और यहाँ से 0 तो यहाँ भी 0, ये 0 तो ये भी 0, यानी कि 5400। देखो मैंने पहले ही बोला था 5400 रुपये, यानी कि पर पार्टनर को जो है 5400 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ए का कैपिटल कितना हो जाएगा 5400, बी का भी हो जाएगा 5400 और सी का भी हो जाएगा 5400, यानी कि टोटल ऐड करते हैं तो 16,200, ठीक है, और यहाँ पर जो हो गया 78,400, डबल लाइन से अकाउंट बंद। यहाँ तक तो पहले की तरह हम लोग बनाते थे, वैसे ही बना रहे हैं। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आएगा, देखो समझना है। अब ए के पास 5400 रुपया देना है, बी को भी 5400 रुपये का भुगतान करना है, सी को भी 5400 रुपये यानी कि 5,400 का पेमेंट करना है। बट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बी हो गया है इंसॉल्वेंट, और ये 5400 में 1 रुपया भी नहीं देने वाला है, तो यानी कि ए को अपना 5400 रुपया तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इस 5400 रुपये का कुछ हिस्सा जो है देना पड़ेगा ए को भी। सिमिलरली सी को अपना 5400 रुपया तो देना ही पड़ेगा, और इस 5400 का यानी कि बी का 5400 का कुछ हिस्सा सी को भी देना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो अब देखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के। तो टोटल कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 कॉलम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 कॉलम, 1 2 3, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब चलो सवाल के से अकॉर्डिंग आते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, टू बैलेंस बीडी लिखना होता है कि नहीं। तो बाई बैलेंस बीडी बोलते हैं ना, बाई बैलेंस बीडी। यहाँ से देखो ए का कितना था 8,000, बी का नहीं है, ये तो आपका सी का हो गया, ये सी का है, सी का जो हो गया 6,000। बी का कैपिटल देखो, बी का कैपिटल ये साइड है इसलिए इसको इधर लिखेंगे, तभी तो दुनिया उल्टा होगा। ये डेबिट का हमने लिखा क्रेडिट में, क्रेडिट का मैंने लिखा डेबिट में। बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी कितना है, बी का जो है 3,000 है, बी का ये बीच वाला है, बी का है 3,000। क्लियर। अब चलते हैं, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, इस सवाल में यदि इधर साइड में कोई पीएल हो या गुडविल हो तो उसको पीएसआर पे बांट के ये साइड लिख देना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ना तो पीएल है ना ही गुडविल है, तो नहीं लिखेंगे। अब इधर यदि कोई रिजर्व हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कंटीजेंसी रिजर्व हो, डिप्रिसिएशन रिजर्व हो, अकमुलेटेड रिजर्व हो, किसी भी प्रकार का रिजर्व होगा या किसी भी प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इधर पीएल होगा, तो सभी को बांट के ये साइड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है ना, तो आपका ये साइड क्या है, रिजर्व फंड है, तो इधर हम लोग लिख देते हैं रिजर्व फंड। कितना है, रिजर्व फंड जो है आपका 9,000 है, तो 9,000 को बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। तो हर पार्टनर का कितना हो गया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपये और 3,000 रुपये, टोटल 9,000 रुपये हो गया।
अब कहोगे सर ये लॉस हुआ है उसको भी तो इधर लिखिए, अभी नहीं लिखना है, इसका खेल अंत में करना है। वही बात हमने स्टार्टिंग में बोला था कि बिफोर ट्रांसफरिंग रियलाइजेशन लॉस एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट जो भी होगा, ठीक है। तो हमने रिजर्व ये सबको ट्रांसफ़र कर दिया, इसको अभी नहीं करना है। आई बात समझ में? अब आपको इतना कर लेने के बाद अब आपको ध्यान में देना है कि ये लोग जो पार्टनर्स हुआ करते थे वो अपना कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हमने पढ़ा है 12th में कि कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनता था, जब कैपिटल फिक्स हो और जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो। तो देखते हैं सवाल में क्या कहता है। यहाँ पर आपको दोनों कह रहा है, जब कैपिटल फिक्स हो तब भी बनाइए और जब कैपिटल आपका फ्लक्चुएट करे तब भी बनाइए। तो मैं सिर्फ आपको जो है एक बताने वाला हूँ फिक्स्ड वाला, ठीक है। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग का मैंने फॉर्मेट बता दूंगा, रूल्स क्या होता है वो मैं बता दूंगा। तो अभी हम लोग फिक्स के अनुसार चलते हैं। यदि आपका कैपिटल फिक्स है, ध्यान से सुनो, यहीं पर सारा खेल है। यदि यहाँ पर गड़बड़ कर दोगे तो पूरे गड़बड़ हो जाएगा। यदि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स था तो जो कैपिटल है उस कैपिटल का रेशो निकालो, रिमेनिंग जो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कितना है, 8,000 6,000 और ये हो गया 6,000, ये दोनों का रेशियो निकालो तो कितना हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 3, यानी कि 4:3, ठीक है। तो अब यानी कि कहने का मतलब कि इस 5400 रुपये को जो है 4:3 के अकॉर्डिंग बांटना पड़ेगा, ठीक है। इस 5400 रुपये को क्या करना पड़ेगा, 4:3 की रेशियो में बांटना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करेगा, इधर लिखना, ठीक है, बाई कौन सा, ए का कैपिटल, ए कैपिटल और बाई सी कैपिटल। ए और सी देने वाला है पैसा, तो किसको देगा, ए और सी किसको पैसा देगा, बी को देगा। तो ए और सी को खाली छोड़ देते हैं, ये दोनों में इसमें भराएगा। तो 5400 यानी कि 5400 गुना 4 भागा 4 3 7। तो यदि आप इसको तोड़ते हो तो 5400 गुना 4 भागा 7 करते हो तो आपके पास हो जाएगा 3086, यानी कि 3086 अप्रोक्स में है, पॉइंट में होंगे, आपको हमने राउंड फिगर में लेकर के बताया है। सिमिलरली 5400 गुना क्या करना है, हमको है 3 करना है इन केस ऑफ सी का 3 था तो सी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5400 गुना 3 भागा 7, यानी यदि आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास हो जाता है 2314। तो इसके लिए हो जाएगा 2314। बोलो इतना में कोई दिक्कत? अब चलते हैं, यही चीज़ को हम लोग ए और सी ने दिया है तो ए और सी का कैपिटल कम हो जाएगा, तो इधर हम लोग लिखेंगे, इधर भी हम लोग लिखेंगे, किसके नाम से लिखेंगे, बी के कैपिटल की वजह से हमको कम हो रहा है तो बी का कैपिटल की वजह से लिखेंगे। ए में कितना कम हो जाएगा, 3086 ए वाला, और बी का तो कुछ नहीं है, सी का जो है 2314। रूल हमारा क्या कह रहा था, रूल कहता था गार्नर बनाम मरे वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल में क्या बताया गया है कि यदि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होता है और कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका जो अमाउंट है कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा, बिफोर ट्रांसफरिंग रियलाइजेशन लॉसेस एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। आई बात समझ में? इतना आपको कर देना पड़ेगा। तो अब उसके बाद फिर अब आपको क्या लिखना है, ये जो रियलाइजेशन का लॉस हुआ था तब लिखना। अब लिखो, अब जब मैंने बांट दिया ना, यानी कि इस 5400 को ए ने दिया 3086 रुपया और बी ने दिया 2314 रुपया। उसके बाद अब आपको लिखना है टू रियलाइजेशन लॉस, ठीक है, टू रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस कितने का था, तीनों का 5400 रुपये, 5400 रुपये और 5400 रुपये। अब आपको क्या कर देना पड़ेगा, नॉर्मल सा बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, किसके नाम से करते हैं, बैंक के नाम से करते हैं ना। तो इधर टू बैंक अकाउंट, ठीक है, जो भी साइड कम हो जाए, 8 3 11,000 में से आपको 3086 और 5400 रुपये को घटाओगे तो आपके पास जो है 2514 रुपये हो जाएंगे, 2514 रुपये। अब देखना ऑटोमेटिक यहाँ पर यदि आप देखोगे ना तो बी का जो है
बी का देखते हैं, वो आपका जो ऑटोमेटिक जो है वो बराबर हो जाएगा। बी का आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाना चाहिए। देखते हैं 3000 और 5400, तो टोटल इसके पास जो है कितने हो जाते हैं 8400 रुपये। अब इधर से देखो तो ये तो 5400 रुपये थे और ये 3000, फिर बात तो वही हो गया 5400, ये दोनों को जोड़ने पर 5400 और ये 3000, यानी कि टोटल इधर भी हो गए 8400 रुपये। इसका ऑटोमेटिक जो है इक्वल हो गया, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा ना उसका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अब इधर से देखते हैं 6 3 9000 में 2314 और 5400 को घटाओगे तो 1286 रुपया हो जाएगा, 1286 रुपया। अब टोटल ऐड कर दो तो इधर से हो गया 9000 रुपये और इसके लिए कितना हो गया था 5 3 8 8400 रुपये हो गए और इसके लिए 9000 रुपये हो गए। फिर इधर से भी हम लोग करते हैं 9000 रुपये, 8400 रुपये और 9000 रुपये। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब नॉर्मल सा आपको फिर बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नॉर्मल सा जिस प्रकार बनाते थे वैसे ही बनाते चल जाओगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब ये तो बात हुआ जब कैपिटल फिक्स था, और जब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा तब क्या करोगे। यदि कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा तब क्या करोगे। हमने कितना पर बांटा था, अभी हमने बांटा था 8 और 6 पर। जब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा तो 8000 और ये जो रिजर्व था इसको भी ऐड कर दो, 8000 प्लस 3000 यानी टोटल कितना हो गया 11000 रुपये। सिमिलरली 6000 रुपये और 3000 रुपया, टोटल कितना हो गया 9000 रुपये हो गया। यदि कोई ये साइड होता है जैसे कि गुडविल होता है, कोई पीएल होता है, इधर होता है, तो इसमें से आपको लेस कर देना होता है 11000। मान के चलो कि इस सवाल में 2000 का पीएल था, मान के चलो हम कह रहे हैं कि इधर मान के चलते हैं कि 2 पीएल भी था, ये साइड था, इसके लिए भी था 2000, बी के लिए भी था 2000, सी के लिए भी था 2000। तो इसमें से अब आपको क्या करना था 2000 इसका लेस कर देना था और इसका भी 2000 लेस कर देना था। तो 11 में से 2 घट जाता तो 9 और इसका 9 में से 2 घट जाता तो 7। अब उस रेशियो पर चूंकि है नहीं तो हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन रहेगा तो घटा देना। अब 11 और 9 के अनुपात निकालो, यानी कि 11000 भागा 9000 यानी कि 1 2 3 1 2 3 11:9 इस रेशियो पर बट जाएगा। यानी कि जो भी हमने इस 5400 को बांटा था अभी 4:3 के रेशियो पर, तो अब उस 5400 रुपये को हमको क्या करना पड़ता है 11:9 के रेशियो पर बांटना पड़ता है। बस चेंजेस यहाँ पर और इधर होता और वही अमाउंट को यहाँ और इधर यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद जैसे आप नॉर्मली बनाते थे वैसा ही नॉर्मल बनते चला जाता। और ये सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल नहीं, ये जो टॉपिक है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा इस टॉपिक पे 2 बार 3 बार थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। एंड आई होप कि आपको पूरा गार्नर बनाम मरे का जो रूल था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.